आज है 22 जून और हम शुरू करते हैं इसके करंट अफेयर्स। कलसा बंदूरी प्रोजेक्ट ये महादाई नदी पर बन रहा है। महादाई की दो ट्रिब्यूटरीज हैं, कलसा बंदूरी, उन्हीं से ही पानी एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और कर्नाटका के कुछ जिलों में पहुंचाया जाएगा जहां पानी की कमी है। ठीक है, महादाई ओरिजिनेट होती है कर्नाटका के बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भीमगढ़, वहाँ से ओरिजिनेट होती है और ये फिर कर्नाटक से होते हुए गोवा होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। पंजाब सरकार ने एक अभी लॉ बनाया है कि उनके यहाँ जो डीजीपी होंगे उनकी अपॉइंटमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कांग्रेस नहीं चाहिए होगा या उनकी परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। 2006 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसमें भी ये था कि जो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर होंगे जिनकी कम से कम 30 साल की नौकरी होगी उनको ही डीजीपी अपॉइंट किया जाएगा और उनकी जो टेन्योर होगी कम से कम 2 साल तक रहनी चाहिए। ये आर्टिकल क्यूमन सीड्स के ऊपर था। क्यूमन सीड्स वही जीरा और उंझा एक जगह है, उंझा गुजरात में है और वहाँ पर इसकी मार्केट लगती है और वहाँ पे इसकी प्राइसेस मतलब जीरा की प्राइसेस बहुत तेज़ बढ़ी हैं। अभी 40,000 रुपये क्विंटल चल रहा है वहाँ पर। ठीक है, इंडिया जो है मेजर प्रोड्यूसर है क्यूमन सीड्स का और करीब 70% दुनिया का 70% हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है और जो बाकी 30% है वो सीरिया, तुर्की, यूएई, ईरान यहाँ से प्रोड्यूस होता है। आईआईटी गुवाहाटी के साइंटिस्ट ने जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं उनमें जो पैथोजेंस होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक नेचुरल क्ले कंपोस्ट बनाया है। ठीक है, अब हमारे यहाँ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में पब्लिश हुए थे, उसमें बताया गया था कि कैसे आपको डिस्पोज करने हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं। इसको इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, मतलब जो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसने ही उस गाइडलाइन को जारी किया था। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस मतलब बायोमेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस होता है कनाडा में। फिर ये आर्टिकल था कार्ल अलेक्जेंडर मूलर के ऊपर। कार्ल अलेक्जेंडर मूलर और उनके सहयोगी जे जॉर्ज बेडनोज को 1987 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला था और इनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था कि जो लैंथेनियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड है उसमें इन्होंने सुपर कंडक्टिविटी ढूंढी थी 1986 में। ठीक है, इस ढूंढना इंपॉर्टेंट नहीं था, उन्होंने बहुत कम टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर पहले 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर माना जाता था कि कोई भी मटेरियल 250 डिग्री सेल्सियस के नीचे वो मतलब माइनस 250 डिग्री सेल्सियस के नीचे वो सुपर कंडक्टिव नहीं कर सकता। इन लोगों ने दिखाया था कि वो -238 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकता है इस केस में। ठीक है, इसके लिए उनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था और उसके बाद बेडनोज ने और भी सारी डिस्कवरीज की उसको कंफर्म करने के लिए कि जो ये लिथियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड में देखा गया है ये पॉसिबल है या नहीं। तो बाद में इन लोगों ने और सारे इथरियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड में भी इसको ढूंढा और उसको -180 डिग्री सेल्सियस तक ले आए। फिर उसके बाद और रिसर्च हुए तो और भी जो मतलब मॉलिक्यूल्स थे उसमें सुपर कंडक्टिविटी देखी गई, उससे भी कम टेम्परेचर पे। मतलब ये जो क्षेत्र था वो बढ़ता गया, पहले 250 माना जाता था, फिर 283 आया, फिर 166, फिर उसके बाद और कम। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि IISc जो अपने यहाँ बेंगलुरु है उसने रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी देखी थी किसी मटेरियल में। अभी एक अमीनो एसिड ढूंढा गया है इस स्पेस में, इंटरस्टेलर स्पेस में, जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन जो एक तरह का ये मतलब इन्फेंट में ग्रोथ के लिए ये एसिड चाहिए होता है और ये जो शरीर का मतलब प्रोटीन होता है उसको मेंटेन करने के लिए ये प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में जैसे मसल्स, एंजाइम और न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनके लिए ये एसिड है। ये जो ट्रिप्टोफैन है ये चीज़, चिकन, एग, फिश, मिल्क, सनफ्लावर, पीनट सीड्स, इन सब में मिलता है। ठीक है, और ये जो इंटरस्टेलर स्पेस था ये IC 348, ये करीब 2 मिलियन ईयर ओल्ड ओपन स्टार क्लस्टर है और अपने धरती से करीब 1028 लाइट ईयर्स दूर है। गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने दुनिया का सबसे पतला और हल्का बायोडिग्रेडेबल कैपेसिटर बनाया है। ये पेपर बेस्ड है। कैपेसिटर को हम जानते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज को स्टोर करने की डिवाइस है और ये बहुत हाई पावर डेंसिटी और लॉन्गर लाइफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वो बहुत सारी एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है, उसको इस्तेमाल भी किया सकता है काफ़ी दिन तक। ठीक है, बीपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट अभी मरकरी के बगल से गुजरा और इसने उसकी कुछ फोटोज भेजी हैं। बीपी कोलंबो स्पेसक्राफ्ट 2018 में लॉन्च किया गया था आरियान रॉकेट की मदद से। इसको ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी और JAXA जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इन दोनों ने मिलकर इसको भेजा था। ये ESA और JAXA का पहला मरकरी मिशन है और इसका उद्देश्य है कि ये जो मरकरी के जियो फिजिक्स हैं, उसके कंपोजिशंस हैं, एटमॉस्फेयर, मैग्नेटोस्फेयर, इंटीरियर का जो कंपोजिशन है वो सब स्टडी करेंगे। बेकी रिवर भूटान में ओरिजिनेट होती है और ये ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। भूटान में इसको
कुरिशु नदी कहते हैं, ठीक है। और ये अपने यहाँ असम में बहती है, असम के जो मानस नेशनल पार्क है वहाँ से होके बहती है ये। फिर न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के बारे में, अभी जो बॉन में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये टर्म फिर से आया। जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल की बात की गई थी, जो खासकर जो क्लाइमेट के लिए फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी 2025 के पहले। तो अभी इसके लिए जो पहले डिसाइडेड था कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो $100 बिलियन हर साल देंगी, हर साल, ठीक है। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि जैसे जो डेवलप कंट्रीज़ कह रही हैं, ये जो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है इसके लिए न सिर्फ डेवलप कंट्री बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ अभी स्ट्रगल कर रही हैं अपने मतलब नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, जो लॉस एंड डैमेजेस है उसके लिए, उन वो सब भी मतलब उनको झेलना पड़ेगा और उनको कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें फिर वही बात हो जाएगी कि उनको ही ऊपर से ब्लेम किया जाएगा कि आप उतना एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं जितना आपको करना चाहिए। 2009 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी उसमें ये तय किया गया था कि हर साल $100 बिलियन 2020 तक देने हैं, जो डेवलप्ड नेशन है वो डेवलपिंग नेशन के लिए देंगी। लेकिन ये हो नहीं पाया, क्वान्टिफाई नहीं हो पाया। फिर पेरिस एग्रीमेंट में जो 2015 में होता है उसमें ये हुआ कि एक नए जो न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल होंगे उसमें ये तय किया जाएगा कि फिर कितने डॉलर देने हैं हर साल, ठीक है। पर वो जो पुराना एग्रीमेंट था वो 2020 तक के लिए था कि 2020 तक इतना करना है, लेकिन ये हो नहीं पाया अभी तक। तो अगला जो भी कंसेंसस बनेगा वो 2025 से शुरू होगा। तो अभी उसकी कवायद हो रही है कि 2024 तक उसको फाइनलाइज कर लिया जाए, उसके बाद 2025 से उसको शुरू किया जाएगा। ये वही सारे आर्गूमेंट उसमें भी हैं नेट ज़ीरो और कलेक्टिव गोल को लेकर। फिर सीनेट मार्क वार्नर ने कहा कि इंडिया को भी NATO+5 का स्टेटस दे देना चाहिए। NATO+5 स्टेटस मिलने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह होते हैं वो बहुत आसानी से हो जाते हैं यूएस से, ठीक है। NATO+ में जो नाटो कंट्रीज़ हैं वो और +5 कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान और इसराइल हैं, ठीक है। ये 2019 में फॉर्मलाइज हुआ था। नाटो कंट्रीज़ की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अब इसमें 31 में बना है। 31वां जो था ये फिनलैंड था, ठीक है। 1949 में बना था। यूएस, कनाडा और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका कोलेब्रेशन एक तरह का, इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में है। फिर ये सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई रशिया में और इसमें करीब 130 देशों ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया से भी लोग गए थे, इंडिया, ब्राज़ील, आर्मेनिया, क्यूबा, यूएई, अल्जीरिया, इन सब से गए थे। इसमें दो चीज़ों पर खास बात हुई, एक जैसे जो एनर्जी सेक्टर है और दूसरा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो बन रहा है, जो सेंट पीटर्सबर्ग से इंडिया को जोड़ेगा। इंडिया में खासकर जो मुंबई और गुजरात के पोर्ट्स हैं उनको। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम को रशियन दावोस भी बोला जाता है। दावोस जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग जहाँ होती है, ठीक है, वो दावोस में होती है और ये 1997 से शुरू हुआ था। ये न्यूज़ रशियन ऑयल के ऊपर है जो इंडिया खरीद रहा है और सितंबर 2021 से देखा गया कि ये परचेज जो है बढ़ती जा रही है। मतलब जो हम पहले इराक और सऊदी अरब से खरीदते थे वो इधर शिफ्ट हुआ है रशियन ऑयल की तरफ और मई में सबसे हाईएस्ट था अभी तक, करीब 1.95 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से हमने ख़रीदा है मई में, ठीक है। और इंडिया जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर और इम्पोर्टर है और करीब इसका जो हमारे कंजप्शन का 80% ऑयल है वो हम बाहर से खरीदते हैं, ठीक है। ये क्रूड ऑयल की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें भी अब देखने को मिला है कि रशियन ऑयल जो है वो करीब 40% हमारे पूरे इंपोर्ट का 40% रशिया से आ रहा है। नाटो की मिलिट्री एक्सरसाइज होनी है, उसके लिए यूएस बॉम्बर जो हैं स्वीडन आए हैं। स्वीडन की लोकेशन देखें तो ये नॉर्वे और फिनलैंड के बीच में है और इसके किनारे बाल्टिक सी है और एक तरफ नॉर्थ सी भी थोड़ा सा टच होता है। डेनमार्क भी इसका मैरीटाइम बॉर्डर से थोड़ा सा है टच, ठीक है। होंडुरास न्यूज़ में था, होंडुरास की लोकेशन देखें तो एक तरफ इसके कैरिबियन सी है और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन है, थोड़ा सा टच करता है। और कंट्रीज़ देखें तो निकारागुआ, एल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला है। ताइवान स्टेट न्यूज़ में था, ताइवान स्टेट को ही फॉर्मोसा स्टेट भी कहते हैं। पहले इसका नाम फॉर्मोसा स्टेट था, बाद में ताइवान। और इसके ऊपर मतलब ताइवान स्टेट एक तरह से कनेक्ट करती है ईस्ट चाइना सी को और साउथ चाइना सी को, ठीक है। ताइवान के मतलब राइट साइड में, ये कह सकते हैं ईस्ट साइड में फिलीपींस सी है और उसके नीचे लुजोन स्टेट है। लुजोन स्टेट इसको फिलीपींस से अलग करती है। एस्टोनिया भी न्यूज़ में था, वहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया गया है। एस्टोनिया को लोकेशन देखें तो ये भी गल्फ ऑफ फिनलैंड के पास है, जिसको जो कि बाल्टिक सी में है, बाल्टिक सी में, और ये रशिया से टच करती है। और दूसरी कंट्री जिसको टच करती है ये मतलब फिजिकल बॉर्डर जो है वो लातविया है। कैनरी आइलैंड जो है वो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के ऑफ द कोस्ट पड़ता है।
ऑल्दो ये अफ्रीका के पास है, पर ये स्पेन का पार्ट है, स्पेन का हिस्सा है। ठीक है, हमने सुना है कि वो जो कैनरीज ओशन करंट है वो इसी के नाम पर है। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की जो 414 मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजन वो काफ़ी मजबूत माने जाते हैं और कई सारे उसमें जो एयरक्राफ्ट उसमें यूज़ होती हैं। इवन जो बोइंग की अलग अलग हैं, सुपर हॉर्नेट हैं, बोइंग की रॉलर हैं, साब की जो ग्रिपन है, और अपने यहाँ जो हाल की तेजस मार्क 2 है उसमें भी इसका इस्तेमाल होना है। ठीक है, तो इंडिया की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है उसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसके साथ साइन हुआ है जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के साथ। फिर है सरमत मिसाइल। सरमत मिसाइल रशिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ये एक साथ 10 या उससे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकती हैं और इनकी रेंज भी करीब 18,000 किलोमीटर तक है। ठीक, बहुत दूर तक अच्छी खासी रेंज है और इनकी स्पीड भी जो है वो 25,000 या 25,500 किलोमीटर पर आवर तक की है। 3 स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल्स हैं ये सब। फिर है यूएनडीपी और दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के बीच में एक कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप हुआ है। इसका उद्देश्य है कि वुमेन को एम्पावरमेंट करना ताकि वो वेल इन्फॉर्म कैरियर डिसीजंस ले सकें, खासकर एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में। अम्बुबाची मेला काफ़ी फेमस है, असम में होता है, वहाँ जो कामाख्या टेम्पल है, ठीक है, उसके ही आसपास होता है। अभी इसी जून में ही होता है नॉर्मली, और ये माँ कामाख्या देवी से रिलेटेड है। नीलाचल हिल पर ये लोकेशन है इसकी, इस टेम्पल की। कामाख्या देवी मंदिर का अगर टेम्पल आर्किटेक्चर देखा जाए तो ये 2 डिफरेंट स्टाइल का कोलेबोरेशन माना जाता है। जो ट्रेडिशनल नागरा स्टाइल या नॉर्थ इंडियन स्टाइल है वो, और सार्वसैनिक या जो मुगल स्टाइल आर्किटेक्चर था उसका, इसको नीलाचला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। इसका जो ग्राउंड प्लान है वो काफ़ी डेवलप है। इसमें 5 चैम्बर्स हैं पूरे टेम्पल में, गर्भगृह, अंतराला, जगनमोहन, भोग मंदिर और नट मंदिर। फिर ये माया सिविलाइजेशन की कुछ शहर अभी डिस्कवर हुए हैं। माया सिविलाइजेशन जो है वो युकातन पेनिनसुला में, जो मैक्सिको का पार्ट है अभी, ठीक है, वहाँ पर ये थे युकातन। मायन सिविलाइजेशन जो है मीजो अमेरिका में था और ये युकातन पेनिनसुला में करीब 2600 बीसी के आसपास ये ओरिजिनेट हुआ था और काफ़ी दिन तक था यहाँ पर। और ये अभी वहाँ पे जो मैक्सिको, ग्वाटेमाला, नॉर्थ बेलीज और वेस्टर्न होंडुरास हैं उसका, वो इसी का हिस्सा में था। ठीक है, अब वो अलग अलग कंट्रीज़ बन गई हैं जो युकातन पेनिनसुला की पार्ट हैं। ये युकातन पेनिनसुला का मैप है और इसमें देख सकते हैं कि जो अभी प्रेजेंट युकातन पेनिनसुला है वो अलग अलग कंट्रीज़ में है। मतलब मैक्सिको में है कुछ पार्ट ग्वाटेमाला में है, कुछ पार्ट बेलीज में है, कुछ थोड़ा सा पार्ट होंडुरास में भी आ रहा है। जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया जो है 8 प्लेस ऊपर चढ़ के 127 पे आ गया। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 को पब्लिश किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और इसमें इन्होंने बताया कि जो 5 कंट्रीज, टॉप 5 कंट्रीज जहाँ पे सबसे कम जेंडर गैप है वो आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और स्वीडन है। ठीक है, और इन्होंने अलग अलग लोकेशन के जो रीजन्स हैं जैसे साउथ एशियन रीजन, इसके भी जेंडर पैरिटी वगैरह चेक की, उसको भी एसेस किया है। ये इंडिया का ओवरऑल स्कोर और उसके सब इंडेक्स में इनका कितना स्कोर था इंडिया का, वो भी इन्होंने दिखाया है। इंडिया में जो जेंडर गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं है इनके हिसाब से। मतलब ये बता रहे हैं 64.3% का है। मतलब जिसका स्कोर जितना ज़्यादा होगा उसकी रैंक उतनी अच्छी होगी। 100% मतलब 1 होगा, और 100 से कम, जितना भी कम मतलब वो पॉइंट में होगा, 0.9, 0.6, जैसे इंडिया का 0.643 है। ठीक है, तो 50% से ऊपर है। ठीक है, और लेकिन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में कहा है बहुत कम है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट काफ़ी कम है, 25% तक ही है। और सेक्स रेट एट बर्थ जो है वो भी अभी बढ़ा है अपने यहाँ। ठीक है, ये 2 क्विज थी हिंदू में और इनके आंसर भी इसी में है। तो ये था आज का हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।